बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का विकास स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11 का हिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। फर्स्ट पार्ट हमने ऑलरेडी कर लिया है, जिन बच्चों ने नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाकर वहां पे देख सकते हैं। सेकेंड पार्ट ये है जिसमें हम आगे की चीजें पढ़ेंगे कि आखिर किस तरीके से रोमन साम्राज्य में दासों की स्थिति थी, दासों की क्या विशेषताएं थी, उन्होंने किस तरीके से दास प्रजनन करवाना शुरू किया और आगे चल के जो सामाजिक जो व्यवस्थाएं थी किस तरीके की हुई। और इस पार्ट में इस चैप्टर को हम कवर कर देंगे, तो बड़े ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा ताकि चीजें आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो चलिए करते हैं चीजों की शुरुआत। देखिए क्या लिखा है, टॉपिक एक लिखा है कि रोमन साम्राज्य में श्रमिकों पर नियंत्रण। पहले श्रमिक का मतलब क्या होता है, कई बच्चों तो इसमें ही कंफ्यूज होते हैं कि भैया श्रमिक का मतलब क्या होता है। श्रमिक मतलब होता है जो काम करने वाले व्यक्ति होते हैं। श्रमिक मतलब क्या होता है, जो काम करने वाले व्यक्ति होते हैं। तो देखिए श्रमिक को ही आज की डेट में देखो दास तो ऐसे कोई रखता नहीं है, लेकिन वहां पर अगर देखा जाए रोमन साम्राज्य में अगर देखा जाए तो जो श्रमिकों की स्थिति थी, जिसको काम करवाया जाता था, उनको एज ए दास बनाकर रखा जाता था। ठीक है, वो समझो कि उनको दास भी बोला जाता था, उनको श्रमिक बोला जाता था, क्योंकि वो पैसा भी पे करते थे और कई बार उनको परमानेंटली अपने पास रखा भी करते थे। ठीक है, तो इस प्रकार की चीजें थी। तो देखिए क्या लिखा है, रोमन साम्राज्य में श्रमिकों पर नियंत्रण। नियंत्रण का मतलब होता है कंट्रोल करना। कैसे कंट्रोल करते थे, तो रोमन साम्राज्य खास करके भूमध्य सागर और पश्चिमी एशिया के इलाकों में, मैंने आपको बताया था रोमन साम्राज्य 3 महाद्वीपों में फैला हुआ है। कौन कौन से, यूरोप में, पश्चिमी एशिया में और उत्तरी अफ्रीका में। तो जो भूमध्य सागर है, ठीक है, यानी कि जो बीचों बीच जो भूमध्य सागर है उसी को भूमध्य सागर कहा जाता है। ठीक है, जो चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ है। तो क्या लिखा, रोमन साम्राज्य खासकर भूमध्य सागर और पश्चिमी एशिया के इलाकों में दासता की जड़ें, यानी कि जिसको हम गुलामी कहते हैं, गुलामी की जो जड़ें थी वो काफी गहरी थी। लोग दासों को केवल इंसान नहीं बल्कि एक तरीके का पूंजी समझते थे। पूंजी समझते क्या होता है, इन्वेस्ट करना, मतलब पैसा जिसको इन्वेस्ट किया जाए और उससे रिटर्न कमाया जाए, ये चीज। ठीक है, तो क्या लिखा है कि दासों को केवल इंसान नहीं समझते थे, इनको पूंजी भी समझा जाता था। इट मीन संपत्ति माना जाता था। इनके साथ व्यवहार लाभ हानि के हिसाब से होता था, न कि सहानुभूति से। देखो इंसान होते हैं तो इंसान से सहानुभूति रखी जाती है, लेकिन दासों को एज ए हिसाब किताब में रखा जाता था कि भाई हमारे पास इतने दास हैं तो इतना पैसा आएगा या फिर इतना पैसा जाएगा, इस प्रकार की चीजें। सहानुभूति के हिसाब से नहीं कि चलो एक मेंबर है हमारे घर में, ऐसा करके नहीं। ठीक है, चलिए आगे क्या लिखा है। अब देखिए इसकी विशेषताएं थोड़ी सी देख लेते हैं। आबादी में दासों की संख्या, यानी कि दासों की कुल कितनी संख्या, इस चीज के ऊपर थोड़ा जिक्र कर लेते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, रोमन साम्राज्य में जो दास थे ना वो काफी अच्छे खासे थे, काफी अच्छे खासे, मतलब हर घर में आपको दास देखने को मिलता था। तो देखिए क्या लिखा है कि सम्राट ऑगस्टस के शासन काल में 27 ईसा पूर्व से लेकर 14वीं मतलब 14 ईसा पूर्व 14 ईस्वी तक इटली की कुल आबादी करीब 75 लाख थी, जिसमें से केवल 30 लाख लोग क्या थे, दास थे। आप खुद सोच सकते हो कि 75 लाख आबादी में जब 30 लाख दास हैं, इट मीन्स अगर हम रेशियो के भी तौर पे अगर देखें तो लगभग 45% के आसपास, ठीक है, वो दास थे। आप सोचो 55% मालिक हैं, इट मीन्स घर परिवार सारा लोग, और उसमें से 45% के आसपास के दास हैं। ठीक है, इसका मतलब साफ ये होता है कि हर 2 से 3 लोगों में से एक दास है, हर 2 से 3 लोगों में से एक दास है। इसका मतलब ये समझ में आता है। ठीक है, आप सोच सकते हो कि रोमन साम्राज्य में कितने ज्यादा दास थे। आगे अगर मैं बात करूं, श्रमिकों और दासों के साथ व्यवहार किस तरीके से किया जाता था। जैसे ऊंचे वर्ग में अगर देखा जाए, अमीर लोग दासों तथा श्रमिकों से बहुत ही क्रूरता से पेश आते थे, बहुत ही अच्छा नहीं थे वो, क्रूर यानी कि बहुत ही घृणित रूप से देखते थे। ठीक है, इस तरीके से दासों को हर समय निगरानी में रखा जाता था। उन्हें काम छोड़कर भागने से रोकने के लिए कड़े नियम बनाए गए थे कि भाई आपको काम भी छोड़कर नहीं भागना है। उन्हें दागा जाता था। दागा जाने का मतलब क्या होता है, एक तरीके से ठप्पा लगाना, ब्रांड लगाना, कि हाँ भाई एक सिंबल लगा देना, क्योंकि अगर आपको जला दिया जाएगा तो निशान जिंदगी भर रहेगा। तो वही चीज सिंबल लगा दिया जाता था ताकि कोई जाए। ठीक है, तो ये लिखा है कि उन्हें दागा यानी कि ब्रांडिंग की जाती थी ताकि वे भाग जाए तो उन्हें पहचाना जा सके उसके माध्यम से। ठीक है, चलिए
थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या लिखा है, श्रमिकों को बांध कर रखना। इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पे जो श्रमिक थे ना, श्रमिकों को बांध कर रखा जाता था। बांधने का मतलब ये नहीं कि रस्सी लिया और बांध दिया जी, ऐसे नहीं। बांधने का मतलब क्या होता है कि कुछ ऐसी चीज कर देना कि तुम भाग कर भी ना भाग सको। क्या हुआ इसका मतलब, इसका मतलब होता है कि आपसे साइन करा लेना, ठीक है, कि भाई आप जिंदगी भर गुलामी करोगे। आपसे कुछ धमकी दे देना या फिर कुछ इस प्रकार के नियम बना देना कि आप छोड़ के जा ही नहीं सकते हो। तो क्या लिखा है, कामगारों को बंधुआ मजदूर बना दिया गया था, यानी कि जो काम करने वाले थे उनको बंधुआ मजदूर बना दिया गया था। उन्हें ऋण अनुबंधों पर हस्ताक्षर करवाया जाता ताकि वो काम छोड़कर ना जाए। ऋण अनुबंध का मतलब क्या होता है, लोन कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दिखा दिया जाता था कि भाई आपने पैसा यहाँ से लिया हुआ है और आपको भागकर नहीं जाना है। इस प्रकार की चीजें कर दी जाती थी। कई बार माता पिता अपने बच्चों को भी 25 साल के लिए बेच देते थे और उन्हें बंधुआ मजदूर बना देते थे कि कम से कम चलो 25 साल के लिए काम करेगा, है ना। तो आप समझ सकते हो कि वहां की स्थिति कैसी थी। अगला हम बात करते हैं वेतनभोगी मजदूर, यानी कि कई बार ऐसा भी होता था कि मजदूरों को वेतन भी मिलता था, इट मीन सैलरी भी मिलती थी। क्या लिखा है, सरकारी कार्यों के लिए दासों की बजाय वेतनभोगी मजदूरों को काम पर लगाया जाता था। यानी कि जो सरकारी कार्य होते थे वहां पर जो वेतन भोगी होते थे मजदूर, जिनको हम सैलरी दे, उनसे काम करवाया जाता था, ठीक है, क्योंकि यह सस्ता भी होता था और आसान भी होता था। अब मैं आपको इसका एक चीज बताता हूँ। देखिए कई बार ऐसा होता था कि मान लो कि आप दास रखे हो, ठीक है, तो दास रखे हो, उनके जिंदगी भर का खर्चा तुम्हें देखना पड़ेगा, उनके खाने पीने रहने हर चीज का हिसाब तुम्हें देखना पड़ेगा। चलो, जब तक उस दास के अंदर ताकत है तब तक तो चीजें सही है, लेकिन एक समय में ऐसा आ जाता है कि भाई दासों के अंदर ताकत नहीं होती। भाई देखो, बुढ़ापा की स्थिति अगर आ गई तो क्या करोगे। तो ऐसे में अगर आपने उनको अपने पास रखा तो समझो कि उनसे फायदा तो कुछ नहीं हो रहा, नुकसान बल्कि और हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में ये लोग क्या करते थे, बुढ़ापा होने से पहले उनको हटा देते थे, भैया तुम अपने अपने ठिकाने पे चले जाओ, यहाँ पे आपको जगह नहीं, ठीक है, ऐसे। और कई बार ऐसा होता था वेतन भोगी, भाई पैसा दे दे के काम कराते थे और उसके बाद जब लगता था कि नहीं काम लायक नहीं, फिर चेंज कर देते थे, ठीक है, ऐसे। दासों को साल भर खाना खिलाना पड़ता था, जबकि वेतन भोगी मजदूरों को काम के हिसाब से ही पैसे देने पड़ते थे। मैंने बताया ना कि जिनको अगर वैसे करके रखे उनको साल भर खाना खिलाना पड़ेगा, लेकिन जो वेतन भोगी हैं उनको सिर्फ पैसे से मतलब है, चाहे तुम खाना खाओ चाहे तुम खाना ना खाओ, ठीक है। धीरे धीरे वेतन भोगी श्रमिकों की संख्या बढ़ने लगी, ठीक है, क्योंकि लोग इससे सेटिस्फाई भी होने लगे थे। आगे क्या होता है, अगला क्या लिखा है कि काम पर सख्त नियंत्रण। मजदूरों को छोटे छोटे समूह में बांट दिया गया था ताकि यह पता चल जा सके कि कौन ठीक तरीके से काम कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है। यानी कि कामों को नियंत्रित करके समझो कि कंट्रोल करके रखा गया था कि भाई देखो तुम्हारा काम ये है, तुम्हारा काम ये है, और निगरानी रखने के लिए एक आध पर्सन भी नियुक्त कर दिए गए थे कि ताकि वो उन पे ध्यान देख पाए कि कौन काम कर रहा है, कौन काम चोरी कर रहा है, ठीक है। आगे कड़ी निगरानी रखी जाती थी ताकि कामों में ढिलाई ना हो पाए और साथ ही साथ कोई भाग ना पाए, जो भाग उसको सजा दी जा सके। अक्सर आपने कंपनियों में देखा है कि फोरमैन वगैरह होते हैं ना, जो देखते हैं कि भाई काम लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो इस प्रकार की चीजें करते थे, ठीक है, ताकि उन पे नियंत्रण रखा जा सके। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है और आता भी है क्वेश्चन के श्रमिकों के बारे में, रोमन साम्राज्य में श्रमिकों पर नियंत्रण। तो आप इस तरीके से इसको एक्सप्लेन करके लिख सकते हो कि भाई वहां पे इस तरीके की चीजें थी। अब चलिए बहुत अच्छे टॉपिक की तरफ चलते हैं। देखिए टॉपिक क्या लिखा है कि रोमन साम्राज्य में श्रमिकों की श्रेणी, रोमन साम्राज्य में सामाजिक श्रेणियां कैसी। सामाजिक श्रेणियों का मतलब होता है समाज में रहने वाले लोगों की किस तरीके से पोजीशनिंग थी, ठीक है, पोजीशन किस तरीके से। तो देखिए क्या लिखा है, आरंभिक काल की सामाजिक श्रेणी, यानी कि स्टार्टिंग में अगर देखा जाए तो रोमन साम्राज्य में किस तरीके की चीजें थी। तो देखिए इनको 5 मुख्य भागों में वर्गीकृत किया गया है, बांटा गया है। सबसे पहला क्या होता है, सेनेटर वर्ग। क्या होता है, सेनेटर वर्ग, ठीक है। इसका विवरण क्या होता है, सेनेटर, जैसे कि आपको मैंने बताया था कि सेनेटर वो लोग होते थे जिनका समाज में बहुत ही ऊंची स्थिति हुआ करती थी, ठीक है। और आगस्टस से पहले, यानी कि जब आगस्टस ने गणतंत्र को खत्म करके राजतंत्र की स्थापना की थी, उससे पहले तो वहां पे गणतंत्र ही चलता था ना, और सारा शासन किसके हाथों में था, सेनेटरों के हाथों में था। तो क्या लिखा है, सबसे ऊंचा और प्रभावशाली वर्ग था। ये लोग राजनीति, प्रशासन तथा सेना में
उच्च पदों पर हुआ करते थे वो थे सेनेटर वर्ग, ठीक है। दूसरे होते अश्वारोही वर्ग। अश्वारोही कौन होते थे? ये लोग धनवान परिवार होते थे, जमींदार होते थे या फिर सेना के अधिकारी होते थे, सेनेटरों से नीचे थे और कम प्रभावशाली थे, यानी कि सबसे ऊपर अगर देखा जाए तो सेनेटर थे, फिर उसके बाद कौन थे? अश्वारोही थे, ठीक है। आगे बात करते हैं तीसरा, सम्मानित जनता। सम्मानित जनता में क्या? जैसे आम नागरिक जिनके पास कुछ संपत्ति होती थी उन्हें मतदान का अधिकार होता था, यानी कि सम्मानित जनता वो लोग होते थे जिनके पास कुछ संपत्ति भी हुआ करती थी और उनके पास मतदान का भी अधिकार होता था, मतलब वोट वगैरह दे सकते थे, ठीक है। आगे बात करते हैं फूहड़ निम्न वर्ग। फूहड़ निम्न वर्ग का मतलब क्या होता है? एक तरीके से लोअर क्लास, ठीक है। लोअर क्लास के उस समय के लोग कैसे थे? ये लोग बहुत ही गरीब होते थे जो कि मजदूरी या फिर छोटे कामों को करके अपना जिंदगी व्यतीत करते थे। और पांचवा लिखा है दास, ठीक है, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा है, समाज के सबसे निचला वर्ग था और इन्हें कोई अधिकार नहीं था और इनके संपत्ति की तरह देखा जाता था, यानी कि इनको ही, इनके पास कोई संपत्ति नहीं थी बल्कि इनको ही लोग संपत्ति की तरीके से देखते थे कि हाँ चलो इनके पास इनसे काम कराया जाएगा, इनको दास बना के रखा जाएगा, इस तरीके से। तो समझो कि स्टार्टिंग में अगर देखा जाए तो कुछ इस प्रकार से चीजें डिवाइड थी, सामाजिक श्रेणियां कुछ इस तरीके से थी, जिसमें से सेनेटर थे, अश्वारोही वर्ग थे, सम्मानित वर्ग थे, फूहड़ वर्ग थे और साथ ही साथ कौन थे भाई? दास थे। तो चलिए भाई ये आपने समझ लिया। अब देखिए मैंने आपको एक चीज बताया था, परवर्ती, ठीक है, पूर्ववर्ती और परवर्ती, ठीक है। तो हमने तो पहले काम में पढ़ लिया कि पहले इस तरीके की चीजें थी। अब देखते हैं, अब देखते हैं परवर्ती काल में क्या हुआ, परवर्ती काल में क्या हुआ और चीजों में कितना बदलाव हुआ, चीजों में कितनी चेंजेस आई, उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए क्या लिखा है, परवर्ती काल की सामाजिक श्रेणी, ठीक है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, चलो एक चीज मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि चीजें आपके लिए और ही अच्छे से क्लियर हो जाए, क्योंकि देखो जितना अच्छा आप लोग के लिए क्लियर रहेगा ना उतना ही अच्छा रहेगा, ठीक है। ये देखिए ये मैंने बताया था ना, दो चरण मैंने बताया था, रोमन साम्राज्य के दो चरण थे स्टार्टिंग में बताया था, एक पूर्ववर्ती चरण एक परवर्ती चरण, जिसमें से हमने पढ़ा था कि पूर्व तीसरी शताब्दी का जो काल था, तीसरी शताब्दी से पहले पहले का जो काल था उसको पूर्ववर्ती कहते हैं, जहां पे हमने समझा कि पांच पांच समाज की पांच श्रेणियां हुआ करती थी, अभी जो हमने पढ़ा। अब हम बात करने वाले हैं कि आगे चल के तीसरी शताब्दी के बाद का जो काल आया उसमें परवर्ती चरण हो गया। तो परवर्ती चरण में कितने सामाजिक श्रेणियों में बदलाव आए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि पूर्ववर्ती में अगर देखा जाए तो 5 था और परवर्ती में अगर देखा जाए तो आएगा 3, ठीक है। देखिए तो क्या लिखा है, परवर्ती काल की सामाजिक श्रेणियां, परवर्ती काल की सामाजिक श्रेणियां, जिसमें क्या लिखा है कि समय के साथ साथ रोमन समाज में कुछ बदलाव आए, समाज को 3 प्रमुख भागों में क्या कर दिया गया, बांटा जाने लगा। सबसे पहला वर्ग क्या हो गया, अभिजात वर्ग, यानी कि सेनेटर वेनेटर सबको हटाकर क्या आ गया भाई, अभिजात वर्ग। अच्छा इसी अभिजात वर्ग में क्या आ गए, इसमें सेनेटर आ गए, अमीर अश्वारोही आ गए, ऊंचे पद पर बैठे हुए लोग आए, यानी कि दोनों को ज्वाइन कर दिया गया, ठीक है। सेनेटर को और अश्वारोही को दोनों को ज्वाइन करके एक बना दिया गया, जिसका नाम रखा गया भाई अभिजात वर्ग रखा गया, ठीक है। आगे मध्यम वर्ग की बात करें तो इसमें वो लोग आ गए जैसे व्यापारी हो गए, दस्तकार हो गए, जो हाथों के द्वारा चीजों को निर्माण करते हो, है ना, छोटे कारीगर हो गए यानी कि छोटे जमींदार वगैरह हो गए, साथ ही साथ वेतन भोगी अधिकारी हो गए जिनको सैलरी वगैरह मिलती, ऐसे लोग हो गए। और तीसरा आ गया जिसको कहते हैं निम्न वर्ग, जिसमें गरीब किसान आ गए, श्रमिक आ गए, मजदूर आ गए, दास आ गए, यानी कि इन्होंने क्या किया, पांचों श्रेणियों को खत्म करके 3 श्रेणियां बना दी, जिसमें से पहले में अभिजात वर्ग में सेनेटर, अमीर, अश्वारोही, ऊंचे पद पर बैठे हुए लोग आ गए। दूसरे में इन्होंने बता दिया मध्यम वर्ग, जिसमें व्यापारी, दस्तकार, छोटे जमींदार का वेतन भोगी लोग आ गए। और तीसरा जो था ना निम्न वर्ग हो गया, जिसमें गरीब किसान होगा, श्रमिक होगा, मजदूर होगा, ये सारे लोग आ गए, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है आप लोग को, चलिए बहुत ही बढ़िया। बाकी वीडियो कैसी लग रही है जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए भाई आगे बात करते हैं, क्या लिखा है, भ्रष्टाचार तथा लूट खसोट। अब देखिए भाई जैसे जैसे समय बीतता गया भ्रष्टाचार बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे भ्रष्टाचार बढ़ेगा इस प्रकार की चीजें आ जाएंगी, लूट खसोट होता रहेगा। जैसे जैसे साम्राज्य बढ़ता गया प्रशासन में भ्रष्टाचार भी बढ़ने लगा, अधिकारियों तथा सैनिकों द्वारा प्रांतों को लूट खसोट, जमींदार जमीन को हड़पना हो गया, टैक्स में धांधली करना हो गया, ये सब चीजें आम बात हो गई थी, जनता से ये लोग लेते थे। आगे अच्छा सबसे ज्यादा पिसता कौन था, सबसे ज्यादा यहाँ पे पीसने वाला जो था एक तरीके से ये वर्ग था और ये वर्ग था, मौज मारने वाला ये वर्ग था कि हाँ सारी चीज पे राज यही करते थे।
स्थानीय जनता पर अन्याय होने लगा था, प्रशासन की नीतियां केवल अमीर वर्ग तक ही सीमित हो जाती थी, यानी कि प्रशासन जो है सिर्फ अमीर वर्ग ही चला पाता था। गरीब वर्ग का शोषण धीरे धीरे बढ़ता गया, आर्थिक असमानताएं आ गई और सामाजिक तनाव भी देखने को मिल गया। ठीक है, सामाजिक तनाव भी देखने को मिल गया, क्योंकि जब ऐसी चीजें होंगी तो भाई सामाजिक तनाव तो देखने को मिलेगा ही ना। तो इस प्रकार की चीजें हो गई। ठीक है, अब चलिए हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आप समझते हैं दास प्रजनन क्या होता है। दास प्रजनन, भाई देखिए दास प्रजनन की अगर मैं बात करूं तो दास प्रजनन मतलब होता है दासों की संख्या को इंक्रीज करना, दासों की संख्याओं को बढ़ाना प्रजनन करके। ठीक है, तो क्या लिखा है कि दास प्रजनन का मतलब होता है दासों से जानबूझकर संतान उत्पन्न करवाना, ताकि मालिकों और दास मिल सके, यानी कि मालिकों को दास मिल सके। इसका मतलब ये हुआ कि जितने ज्यादा प्रजनन करके बहुत सारे दास होंगे तो जो बूढ़े हो चुके हैं उनको हटा दिया जाएगा, जो नए नए दास आएंगे उनको क्या किया जाएगा, काम पर रखा जाएगा। ठीक है, इनका उद्देश्य नए दासों की संख्या बढ़ाना था, जिससे बाजारों में दासों की जो आपूर्ति है, इट मीन सप्लाई। मैंने आपको क्या समझाया कि दास को एज अ व्यक्ति नहीं समझा करते, दास को एज अ पूंजी समझा करते थे ये लोग। ठीक है, तो जिसकी वजह से दास बाजार में दासों की आपूर्ति बनी रहे और नए नए दास खरीदने की जरूरत, ठीक है, जरूरत कम हो जाए। यानी कि जितना ज्यादा दास प्रजनन होगा उतना ही ज्यादा जो दासों की आपूर्ति है समाज में बढ़ेगी और इजीली लोगों को दास मिल पाएंगे। ठीक है, चलिए दास प्रजनन आप लोगों ने समझ लिया। यहाँ पे इसके ऊपर 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं रोमन साम्राज्य में श्रम प्रबंधन की विशेषताएं बताइए। श्रम प्रबंधन का मतलब होता है काम करना। ठीक है, किस तरीके से श्रम मिलता था, किस तरीके से लोग क्या काम किया करते थे, इनके ऊपर हम बात करते हैं। तो देखिए क्या लिखा है, श्रम का मुख्य आधार क्या था, दास श्रमिक थे। ठीक है, यानी कि काम करना कौन था, कौन काम करता था, यहाँ पर दास ही काम करते थे। युद्ध में पकड़े गए लोगों को दास बना लिया जाता था, श्रम करवाया जाता था। बड़े खेतों में, ठीक है, बड़े खेतों में दासों द्वारा कृषि कार्य करवाया जाता था, यानी कि जिसको हम कहते थे लैटिफुडिया। ठीक है, बड़े खेतों में दासों द्वारा काम करवाया जाता था, जिनके पास बड़े बड़े जमीनें होती थी। ठीक है, उन पे ये काम करवाया जाता था और उन्हीं को क्या कहा जाता था, लैटिफुंडिया कहा जाता था। शहरों में स्वतंत्र कारीगर होते थे, व्यापारी तथा श्रमिक मौजूद थे, यानी कि शहर और गांव दोनों अलग अलग था। सैनिकों को वेतन, भूमि, पेंशन इत्यादि भी दी जाती थी। ऐसे जैसे मैंने बताया ना, कुछ दासों को ऐसे रखा जाता था, कुछ को पैसे दिए जाते थे। ठीक है, आगे सेना का उपयोग निर्माण कार्य करने में लगता था, जैसे सड़क बनाना, पुल बनाना, किले बनाना, ऐसे में सेना का भी उपयोग होता था। कुछ उद्योग तथा निर्माण कार्य सीधे राज्य के नियंत्रण में ही हुआ करते थे, कुछ कुछ चीजें राज्य करती थी। राज्य श्रमिकों को वेतन देती थी, प्रशासनिक निगरानी भी रखती थी कि भाई कोई दिक्कत ना हो, इनसे काम करवाया जा सके। अधिकांश श्रमिक कृषि कार्य में लगे हुए थे। किसान स्वतंत्र, बधुआ और राज्य के अधीन हो सकते थे, यानी कि अगर कहा जाए तो वहां पे जो किसान थे कई बार स्वतंत्र भी होते थे, जिनके पास अपनी जमीनें होती थी वो स्वतंत्र रूप से खेती करते थे। कई बार ये बधुआ बधुआ मतलब होता है एक तरीके से मजबूरी में काम करते थे, और ये कई बार राज्य के अधीन होकर काम करते थे, यानी कि राजा जैसे काम कराए इस तरीके से काम करते थे। दासों तथा निम्न वर्ग के श्रमिकों को कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं थे, यानी कि कहा जाए तो जो दास लोग थे, जो निम्न वर्ग थे, इनको कोई भी कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं थे। मालिकों के पास दासों पर पूर्ण अधिकार होता था और शारीरिक श्रम को निम्न दर्जे का माना जाता था, यानी कि अगर कहा जाए तो जो जो खुद से काम करे, श्रम करे, जैसे ये लोग मान लेते हैं, इनको ना एक निम्न तरीके से देखा जाता है कि भाई ये तो चलो तुम लोग का ही काम है, तुम लोग करोगे, इस तरीके से समझा जाता था, इस तरीके से देखा जाता था। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है, रोमन साम्राज्य में श्रमिक प्रबंधन में बदलाव तथा निरीक्षण, यानी कि किस तरीके से इन्होंने अरेंजमेंट किया और किस तरीके से इन पे निरीक्षण करके रखा। तो बहुत सी चीजें आप लोग को पहले ही मैंने बता दिया कि कामों के बारे में बता दिया, कंट्रोलिंग मैंने बता दिया कि भाई उन्होंने क्या किया, तो छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर रखा था, टीम बना रखी थी, ताकि हर व्यक्ति जो उसमें जो डिवाइड कर रखे हैं वो सब पे नियंत्रण रख पाए कि देखो कौन काम कर रहा है, कौन काम नहीं कर रहा है, कौन काम चोरी कर रहा है, इस तरीके की चीजें। तो देखिए क्या लिखा है, दास श्रम महंगा हो गया था, धीरे धीरे ऐसा हुआ कि दास श्रम महंगा होने लगा। ठीक है, इसलिए कई दासों को मुक्त किया जाने लगा। ठीक है, अच्छा दास श्रम महंगे होने का क्या मतलब था, दास श्रम महंगे होने का मतलब ये था, मैंने याद करो बताया था कि जो दास बूढ़े हो जाते थे उनसे काम तो निकल पाता नहीं था, सैलरी तो तुम्हें देनी पड़ेगी, काम तो तुम करवा नहीं सकते, तो ऐसे में वो तुम्हारे लिए बर्डन बन जाएगा, और जब बर्डन हो जाएंगे तो तुम्हारे लिए महंगे हो जाएंगे। तो वही चीज है,
दास श्रम महंगा हो गया था, इसलिए कई दासों को मुक्त किया जाने लगा था और इन मुक्त दासों तथा अन्य स्वतंत्र व्यक्तियों को व्यापार प्रबंधन के रूप में नियुक्त किया गया था कि भाई देखो तुम काम करोगे तो व्यापार का काम कर लो, बदले में हम आपको पैसा दे देंगे, जितना काम करो उतना आपको पैसा मिलेगा। ठीक है, मालिक अपने व्यापार का संचालन गुलामों तथा पूर्ण गुलामों को सौंप देते थे। ठीक है, जिनको गुलाम कर रखते थे। कभी कभी ये प्रबंधक पूरे व्यापार तथा पूंजी की जिम्मेदारी भी संभाल लेते थे, यानी कि सारी चीजें मेंटेन कर लेते थे। श्रमिकों के लिए श्रमिकों के लिए बड़ा कड़ा नियंत्रण एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, यानी कि इन पे कंट्रोल करने के लिए इन्होंने एक चीज बना रखा था। काम की निगरानी को आसान बनाने के लिए श्रमिकों को छोटे छोटे दलों यानी कि समूहों में डिवाइड कर दिया गया था। भाई इस तरीके से छोटे छोटे टीम, आपका काम ये है, आपका काम ये, आपका काम ये, आपका काम ये, और इन पे नियंत्रण करने के लिए एक एक व्यक्ति को मालिक बना दिया गया था कि भाई देखो हम आपसे ही पूछेंगे कि काम हो रहा है कि नहीं होगा। ठीक है, ऐसे समूह बनाकर ये देखा जाता था कि कौन श्रमिक काम कर रहा है और कौन काम से बच रहा है, और इस प्रणाली से कार्य क्षमता तथा उत्तरदायी सुनिश्चित होता था कि भाई किस तरीके से जिम्मेदारी के साथ काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये सब चीजें हो पाती थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। दासों का जो अपना टॉपिक था ये ऑलमोस्ट खत्म ही हो चुका है। अब हम बात करते हैं अश्वारोही के बारे में। ठीक है, अश्वारोही के बारे में बात करते हैं जिसको हम इक्वाइट्स कहते हैं। अब देखिए क्या लिखा है, अश्वारोही वर्ग रोमन समाज का दूसरा सबसे ताकतवर वर्ग था। ठीक है, आपने सेंट्रो के बारे में पढ़ लिया, अब अश्वारोही के बारे में थोड़ा सा पढ़ लो। बेसिकली अश्व कमल होता है घोड़ा, जो घोड़े वगैरह को रखते थे, जो दल बना के रखते थे, उन्हीं को अश्वारोही कहा जाता था। तो हालांकि देखा जाए तो ये दूसरे ताकतवर तथा अमीर वर्ग थे। शुरू में ये अपने परिवार शुरू में ये ऐसे परिवार से आते थे जिनके पास इतनी संपत्ति होती थी कि वो घुड़सवार सेना का शामिल हो सकता था, यानी कि कहा जाए कि वो घुड़सवार सेना में शामिल हो सकता था, इतने पैसे होते थे और साथ ही साथ घुड़सवार वगैरह अपने पास रखते थे। आगे इसलिए इन्हें इकाइट्स कहा जाता था, इसलिए इनको क्या कहा जाता था, इकाइट्स कहा जाता था। ठीक है, और एक्यूज का मतलब होता है घोड़ा। ये अक्सर बड़े जमींदार हुआ करते थे, इसमें से कई लोग व्यापारी भी होते थे, जहाज के मालिक भी हुआ करते थे, साहूकार भी होते थे, ब्याज पर पैसा देने वाले लोग भी हुआ करते थे। यानी कि इनके पास देखो एक नहीं बल्कि मल्टीपल काम है कि व्यापार भी करना है, जहाज के मालिक भी बनना है, साथ ही साथ साहूकार भी होते थे, पैसा भी देते थे। ऐसे करके ये लोग व्यापार, वित्त और कृषि जैसे कार्यों में शामिल भी रहते थे। ये वर्ग राजनीति में भी धीरे धीरे सक्रिय होने लगे थे, लेकिन मुख्य रूप से ये आर्थिक ताकत के लिए जाने जाते थे। इट मीन्स कहा जाए तो ये शासन प्रशासन चलाने के लिए नहीं बल्कि आर्थिक ताकत के रूप में जाने जाते थे। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे पूंजीपति आज की डेट में होते हैं ना, अब जैसे अंबानी है, इनका काम क्या है, देश चलाना? बिल्कुल नहीं, इनका काम क्या है, व्यापार चलाना। ठीक है, वो किस तरीके से अपने धंधे को एक्सपेंड कर रहे हैं, किस तरीके से नए नए बिजनेस खोल रहे हैं, ये उनका काम है। ठीक है, आर्थिक चीजों से रिलेटेड है। तो ऐसे ही जो ये थे, ये सिर्फ आर्थिक चीजों से रिलेटेड थे, ये नहीं कि हमें प्रशासन का पूरा काम चलाना है, ये सब काम नहीं करते थे। तो आप समझ सकते हो कि अश्वारोही वर्ग ऐसे थे जो कि इनको इकाइट्स कहा जाता था, और ये अपने पास घुड़सवार वगैरह भी रखते थे, साथ ही साथ व्यापारी, जहाज के मालिक, साहूकार, ये सब भी हुआ करते थे, और इस तरीके से अपना व्यापार जिंदगी चलाते थे। ठीक है, जिनका काफी अच्छा वर्क था। विशेषताओं की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। विशेषता मतलब होता है कि किस तरीके से इनका पहुंच था, क्या चीज था। यह रोमन साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा, ऊंचा और प्रभावशाली वर्ग था। पहला कौन था, सेनेटोरियल वर्ग, जो कि मैंने आपको बताया सेनेट वगैरह जो थे, वो पहला वर्ग था। आगे इन्हें इकाइट्स कहा जाता था, और ये इसलिए कहा जाता था क्योंकि इनके पास इतने संसाधन होते थे कि ये घुड़सवार सेना में भर्ती हो सकते थे। ठीक है, यानी कि घुड़सवार सेना में भर्ती हो जाते थे क्योंकि इतना पैसा होता था। ये वर्ग धनी जमींदारों, व्यापारियों तथा जहाज के मालिकों, साहूकारों, जिनको बैंकर कहा जाता था, ये लोग अक्सर व्यापार, वित्त, कर वसूला करते थे, अनुबंधों से जुड़े हुआ करते थे, यानी कि साइन करवाना, लोन देना, इस प्रकार से चीजों से जुड़ा हुआ करते थे। रोम के शुरुआती काल में इन्हें सेना में सेवा देना पड़ता है, यानी कि स्टार्टिंग में अगर देखा जाए तो अश्वारोही वर्गों को ना सेना में अपनी सेवा देनी पड़ती थी, लेकिन बाद में इन्हें आर्थिक क्षेत्र में ज्यादा काम किया, यानी कि अगर देखा जाए आगे चल के इनको आर्थिक क्षेत्र में लगाया गया जहां से मोटा पैसा आ पाए। ठीक है, ये लोग राजनीति में सीधे भाग नहीं लेते थे, बल्कि लेकिन अपने आर्थिक ताकत के कारण ये प्रभावशाली माने जाते थे। यानी कि देखा जाए तो ये राजनीतिक चीजों में सीधे भाग नहीं लेंगे। अब जैसे अंबानी को लोग कहते हैं ना कि हालांकि देखो अंबानी व्यापार कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो सीधे तौर पर क्या देश चला रहे हैं, नहीं, लेकिन फिर भी लोग कह देते हैं कि कहीं ना कहीं जो अंबानी है वो मोदी जी के साथ मतलब ऐसे करके रखे हैं,
एक बेच रहे हैं तो दूसरे खरीद रहे हैं, तो फलाना ऐसे ऐसे करके बोलते हैं ना, है ना। आप समझते हो कि राजनीति में क्या क्या चीजें बोली जाती हैं, वो सब चीजें। तो ऐसे ही अगर देखा जाए तो यहाँ पर भी जो अश्वारोही वर्ग थे, अश्वारोही वर्ग सीधे तौर पर राजनीति में भाग नहीं लेते, लेकिन वो किन चीजों पर ज्यादा माने जाते थे, आर्थिक ताकत के रूप में ज्यादा माने जाते थे। कई अश्वारोही वर्ग के लोग सरकार से ठेके लेकर निर्माण का काम करते थे, कर संग्रह करते थे, कर इकट्ठा करने का काम करते थे। रोम की अदालतों में न्यायाधीशों के रूप में इकाइट्स वर्ग की भूमिका होती थी, यानी कि अगर देखा जाए तो ये ऐसे लोग भी थे जो कि न्यायाधीश का काम करते थे, मतलब जस्टिस करने का, कौन सही है कौन गलत है ये चीज करने का भी काम करते थे। यह वर्ग सम्मानित प्रतिष्ठित हुआ करता था, धन और सम्मान के लिए जाना जाता था, और बाद के रोम साम्राज्य में इनकी जो संख्या थी ये बढ़ी भी और ज्यादा से ज्यादा प्रभावी भी हुई। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि जो अश्वारोही वर्ग था ये दूसरा वर्ग था और काफी ताकतवर वर्ग था, जिसके पास कर वसूली का काम, व्यापार, हर एक चीज था, और साथ ही साथ ये न्यायाधीशों के रूप में भी काम करते थे। सीधे तौर पर राजनीति में भाग नहीं लेते थे, लेकिन आर्थिक ताकत इनके पास अच्छी खासी थी। तो ये सब चीज ठीक है। अब चलिए हम बात करते हैं तीसरी शताब्दी का संकट, और ये काफी इंपॉर्टेंट है। और तीसरी शताब्दी के संकट के बाद ये परवर्ती पूरा काल के परिवर्तन और उनकी विशेषताओं की बात कर लेंगे, और इसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा अपना ओवर। तो सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं मध्य का काल जो था, यानी कि जिसको तीसरी शताब्दी का काल माना जाता है। इसको आसान भाषा में समझते हैं कि आखिर क्या है। देखिए एक संकट आया था जिसको आपको पता है तीसरी शताब्दी का संकट इसके नाम से जाना जाता है, और इसी के बाद का जो टाइम आया ना उसको वही परवर्ती काल कहा गया, ठीक है। स्टार्टिंग में पूर्ववर्ती काल कहा गया और आगे चलते इसको परवर्ती काल कहा गया, ठीक है। आगे पहली तथा दूसरी शताब्दी में रोमन साम्राज्य काफी शांति, विकास तथा आर्थिक बढ़ोतरी थी, यानी कि जब पहली शताब्दी चल रही थी तो बहुत ही बढ़िया चल रहा था, दूसरी शताब्दी चल रही थी वो भी बढ़िया चल रहा था, लेकिन जो तीसरी शताब्दी का जो मध्य काल था ना ये अच्छा नहीं था, ठीक है। तो वही बात लिखा है कि पहली तथा दूसरी शताब्दी में रोमन साम्राज्य में शांति चल रहा था, विकास चल रहा था, आर्थिक बढ़ोतरी भी हो रही थी, ठीक है। लेकिन तीसरी शताब्दी में अंदरूनी समस्याएं आने लगी, जिसकी वजह से बड़े संकट सामने आ गए। क्या आया? 225 ईस्वी में ईरान में एक नया और ज्यादा आक्रामक राजवंश बना, जिसे ससानी वंश कहा गया। क्या कहा गया? ससानी वंश। अब देखो ससानी वंशियों ने क्या किया, रोमन साम्राज्य पर भी आक्रमण किया और इसको दिक्कत हुई, ठीक है। ये ससानी राजा जल्द ही फरात नदी के इलाकों तक फैल गया, यानी कि जो फरात नदी है वहां पे ये फैल गया। ईरान के शासक जिसका नाम था सापुर प्रथम ने कहा कि उसने 60,000 रोमन सेनाओं को हरा दिया, यानी कि 60,000 सेनाओं को मार दिया, ठीक है। उसने रोमन साम्राज्य की पूर्व राजधानी पर अपना कब्जा कर लिया, और दूसरी तरफ जर्मनी जनजातियों जो कि राइन तथा डेब्यू नदी के पास रहती थी, उन्हें रोमन सीमाओं पर बार बार क्या किया, हमले किया। अब देखो यहाँ से ना हमले होने शुरू हो गए, ससानी वंशों ने हमले करने शुरू कर दिए, यहाँ पर जो जर्मन जनजाति थी इन्होंने हमले करने शुरू कर दिए। और राइन तथा डेब्यू, जैसे आपने मेसोपोटामिया में दो नदियां पढ़े, दजला और फरात, ऐसे ही यहाँ पर एक दो नदी है जिसके बगल में ये चीजें थी, जिनका नाम है राइन तथा डैन्यूब। अब इस पे भी लोग कब्जा करने लगे और धीरे धीरे उस पर बार बार आक्रमण करने लगे। 233 से लेकर 280 के बीच में इन इलाकों को लगातार लड़ाइयां लड़नी पड़ी। तीसरी शताब्दी में बहुत ही अस्थिरता आई, क्योंकि 47 वर्षों में 25 अलग अलग सम्राट रोमन साम्राज्य के शासक बने। इसका मतलब क्या समझ में आया कि अगर देखा जाए 47 साल में 25 सम्राट चेंज हुए। इतनी तो हमारी सरकारें भी चेंज नहीं होती जितने सम्राट चेंज हो रहे थे। तो आप सोच सकते हो कि जहां पर सम्राट चेंज हो रहे हैं और इतनी जल्दी चेंज हो रहे हैं, तो इसका मतलब हुआ कि वहां का जो राज्य है वो ढंग का नहीं। अगर एक ही राजा की बात कर ले तो एक ही राजा 47 साल तक अपनी राजपाट को चला सकता है, बिल्कुल चला सकता है, लेकिन नहीं, इसलिए क्योंकि वहां का जो राजा होता था वो धीरे 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 उस तरीके से होता था, ठीक है, मतलब खराब होते थे। इसका मतलब था कि सत्ता बहुत ही जल्दी जल्दी बदलने लगी थी और राजनीतिक स्थिरता कमजोर हो गई थी। धीरे धीरे राजनीतिक स्थिरता वगैरह बहुत ही कमजोर होनी शुरू हो गई थी, ठीक है। चलिए अच्छा, एक चीज मैं और आपको बता दूं कि रोमन साम्राज्य में उसकी उपलब्धियों की जब हम बात करते हैं ना, तो वो रोमन साम्राज्य के जो लोग हैं वो काफी आर्किटेक्चर के रूप में जाने जाते हैं। वहां पे जिस तरीके से पोलों का निर्माण होता था, जिस तरीके से वहां पर नक्काशी होती थी, वास्तुकलाएं होती थी, उनको देखकर ऐसा लगता था कि मानो इंजीनियरों ने बनाया। तो ये उनकी विशेषताएं भी थी रोमन साम्राज्य की, ठीक है। लेकिन दिक्कतें इनके साथ ये थी कि रोमन साम्राज्य जिस तरीके से फला फूला और आगे बढ़ा, उस तरीके से सब कोई नहीं कर पाया। कुछ ही राजाओं ने क्या किया, रोमन साम्राज्य को फैलाया, और बाकियों ने क्या किया, उसको बर्बाद करने का काम किया। इसलिए
क्योंकि भोग विलास में लगे रहे और धीरे धीरे एक समय ऐसा आया कि रोमन साम्राज्य खत्म होता चला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसके बाद आता है परवर्ती पूरा काल के परिवर्तन था कुछ विशेषताओं की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा है कि सम्राट कास्टेंटाइन ने ईसाई धर्म को रोमन साम्राज्य का राजधर्म बनाया, यानी कि जो आगे चल के कास्टेंटाइन जो राजा आए थे, इन्होंने क्या किया, ईसाई धर्म को रोमन साम्राज्य का राजधर्म बना दिया। अब जो टॉपिक है ये है टॉपिक अपना, देखो परवर्ती पूरा काल के परिवर्तन था उसका विशेषता, यानी कि अब जो पूर्ववर्ती था वो खत्म हो गया, अब परवर्ती काल चल रहा है। तो ऐसे में जो सम्राट कास्टेंटाइन आए थे, सम्राट कास्टेंटाइन ने क्या किया, ईसाई धर्म को राजधर्म बना दिया। ठीक है, 7वीं शताब्दी में इस्लाम धर्म को उदय हुआ और सम्राट डियोक्लेशियन ने बड़े और कमजोर क्षेत्रों को छोड़कर साम्राज्य को छोटा कर दिया, यानी कि साम्राज्य धीरे धीरे छोटा हो गया और प्रबंधन ताकि प्रबंधन बेहतर हो सके, यानी कि धीरे धीरे करके प्रबंधन बेहतर हो पाए, ऐसा कर दिया। प्रबंधन बेहतर का मतलब क्या होगा भाई, छोटा राज्य रहेगा तो मैनेजमेंट हो पाएगा, बड़े बड़े राज्य रहेंगे आप मेंटेन कर नहीं पाओगे, बार बार अपनी राजधानी चेंज करोगे और फिर उसके बाद दिक्कतें बढ़ जाएंगी, बड़े चीज को हैंडल कर पाना आसान नहीं होता। इसी वजह से क्या किया उन्होंने, साम्राज्य को छोटा कर दिया। ठीक है, साम्राज्य की सीमाओं को मजबूत किले बना दिए, प्रांतों का पुनर्गठन कर दिया जिससे प्रशासन नियंत्रण बढ़ सके, सैनिक और असैनिक जो लोग थे जो कि सरकारी कामों में लगे हुए थे, ठीक है, इनको अलग अलग कर दिया, सेनापतियों को ज्यादा स्वायत्ता दे देगी, यानी कि स्वतंत्रता दे देगी कि अपने हिसाब से चीजों को हैंडल करो, अगर दुश्मन राजा आता है तो उसको मारो अच्छे से। ठीक है, जिससे सैनिक अधिकारी अधिक शक्तिशाली बन गए थे। कास्टेंटाइन ने मुद्रा प्रणाली में सुधार भी किए थे, जैसे सोलिडस नाम का एक नया सिक्का चलाया था जो कि लगभग 4.5 ग्राम शुद्ध सोने का होता था, यानी कि 4.5 ग्राम का शुद्ध सोने का सिक्का होता था। ठीक है, कौन सा सिक्का होता था, ये वही सिक्का होता था जिसको कास्टेंटाइन ने चलाया था, सोलिडस नाम का सिक्का। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या लिखा है, सोलिडस सिक्के की बड़ी मात्रा में बनाए गए थे और साम्राज्य के पतन के बाद भी उपयोग होते रहते हैं, कि ये चीजें थी। कास्टेंटाइन ने दूसरी राजधानी के रूप में कस्तुनतुनिया, जिसको हम कहते हैं कांस्टेंटिनोपल, ठीक है, का निर्माण कराया, जो 3 तरफ से समुद्रों से घिरा हुआ था, यानी कि अगर देखा जाए तो राजधानी इन्होंने एक नई बनाई जिसका नाम था कस्तुनतुनिया, जो कि 3 तरफ से क्या थी, नदियों से घिरी हुई थी, समुद्र से घिरा हुआ था। आर्थिक विकास में तेजी आई, खासकर ग्रामीण उद्योग तथा औद्योगिक प्रतिष्ठानों में पूंजी का जो निवेश है धीरे धीरे बढ़ने लगा, यानी कि लोगों ने उद्योगों तथा औद्योगिक प्रतिष्ठानों में ध्यान देना शुरू कर दिया। और पूर्वी देशों के साथ साथ लंबी दूरी के व्यापार का पुनरुत्थान हुआ, यानी कि इन्होंने अब जोर देना शुरू किया किस चीज पे, व्यापार पे, और शहरी इलाकों की संपदा तथा समृद्धि में बहुत ही वृद्धि हुई, यानी कि धीरे धीरे करके चीजों में परिवर्तन आया और धीरे धीरे इन्होंने संपत्ति तथा व्यापार में ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया और इस तरीके से चीजें बदली। ठीक है, तो हमने देखा कि रोमन साम्राज्य एक समय में काफी अच्छा फूला और आगे चल के कुछ दिक्कतें आई, 3वीं शताब्दी का संकट आया। अच्छा, इसमें हमने एक चीज को और बात करेंगे, तो कहते हैं ना कि बहुत सारी चीजें पढ़ाने को, तो ठीक है, लेकिन वही चीजें जिसकी वजह से चीजें आपको समझ में आए इस तरीके से पढ़ाई जाती है। 3वीं शताब्दी के संकट में आगे आप थोड़ा और आगे पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि ना वहाँ पे बीमारियां भी फैली, जैसे हमारे देश में कोरोना वायरस आया, ऐसे उस समय भी वायरस आए, ठीक है, और उसकी वजह से भी नुकसान हो, और एक बार नहीं कई बार आया, तो इस तरीके की चीजें थी उस समय भी। ठीक है, तो इस तरीके से जो चैप्टर है ये ओवर हो गया। बाकी इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अलग अलग डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है कि भाई हेडिंग के द्वारा बताओ कि किस तरीके से रोमन साम्राज्य का विकास हुआ, किस तरीके से उसकी उपलब्धियां हुई, किस तरीके से उसका पतन हुआ, ठीक है, किस तरीके से रोमन साम्राज्य में विशेषताओं की बात करेंगे कि कैसे वहां पे पुल बनाए जाते थे, इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे इंपॉर्टेंट क्लासेस में। इंपॉर्टेंट जो वीडियो आएगी उसको आप जरूर देखिएगा और ये चीज आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो आई होप सो आपको चीजें अच्छे से समझ में आई होगी। कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी, कमेंट सेक्शन आप लोग के लिए खुला हुआ है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। ठीक है, बाकी चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए फिर टेक केयर, बाय।